हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है एक परिपक्व परागकण या लघु बीजाणु की संरचना। लघु बीजाणु की संरचना, इसमें देखिएगा एक लघु बीजाणु कैसा होता है, सूक्ष्म गोलाकार एगणित 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास की द्विपरतीय संरचना होती है। तो इसका आप डायग्राम फॉलो करेंगे, देखें ये जो द्विपरतीय संरचना होती है, और फरमाइएगा ये परागकण की बाह्य चोल होती है जो कि जालीदार, कांटेदार, धारीदार, दृढ़, कठोर, प्रतिरोधी प्रकार की होती है। ये इस प्रकार आंतरिक होती है। ध्यान देना, परिपक्व परागकण, इसमें एक एगणित केंद्रक होता है, रिक्तिकाएं होती हैं, देखिए सबसे पहली बाह्य चोल ये होता है एक्साइन, और दूसरी जो परत होती है ये होती है अंतःचोल, एंटाइन, और ये जो होते हैं ये होते हैं जनन छिद्र, जर्मपोर, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, ये होता है केंद्रक, एगणित केंद्रक, रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स, तो देखिएगा एक परिपक्व परागकण या लघु बीजाणु
गोल एवरिथ द्विपर्तीय संरचना होती है। जो बाह्य परत को बाह्य छोर, अंतर परत को अंतर छोर कहते हैं। इसमें एवरिथ केंद्र होता है। इसमें 3 जलन छिद्र होते हैं जो कि बाह्य परत में पाए जाते हैं। वृत्तकाय होती है। इसकी जो बाह्य छोर होती है वो निम्न अलंकरणों से अलंकृत होती है। यह 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास की संरचना होती है। अब डायग्राम ड्रा करेंगे हम। परिपथ परागण की संरचना इसमें देखिएगा देखिए परिपथ परागण की संरचना। एक परिपक्व परागकण सूक्ष्म गोलाकार एगुणित कैसा लगेगा? सूक्ष्म है, गोलाकार है, एगुणित है। एगुणित कॉमा 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास कितना है? लगभग 25 से 50 में व्यास की द्विपर्तीय संरचना होती है। कैसी होती है? एक परिपथ परागण सूक्ष्म गोलाकार एगुणित एवं 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास की द्विपर्तीय संरचना होती है, जिसमें जो होती है जो निम्नलिखित 3 भागों से मिलकर बनी होती है। जिन्हें बाह्य छोर क्या कहते हैं? बाह्य छोर, अंतः छोर और जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ध्यान देना। सूक्ष्म गोलाकार एगुणित 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास की द्विपर्तीय, पहली परत और दूसरी परत द्विपर्तीय संरचना होती है, जो निम्नलिखित 3 भागों से मिलकर बनी होती है। बाह्य छोर, अंतःछोर और जनन छिद्र। ध्यान देना। अंतःछोर होती है पूरे कोशिका द्रव घेरे रहती है। बाह्य छोर बड़ी, इसके बारे में पढ़ेंगे किसकी बनी होती है। ध्यान देना, एक बार देखें इसको। बाह्य छोर कैसी होती है? ध्यान देना। दृढ़, कठोर, प्रतिरोधी, कांटेदार, धारीदार, स्पोरोपोलिन नामक कठोर पदार्थ की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की। ध्यान देना। बाह्य छोर में कहीं कहीं पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है, और जहां पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है उन्हें जनन छिद्र
कहते हैं। इसमें 3 रंग चित्र दिखा रहे हैं आपको, रंग चित्र कहते हैं। अब देखो आप अंत्यचोल परागकण की आंतरिक परत को अंत्यचोल कहते हैं। यह पतली लचीली झिल्लीदार संरचना होती है जो कोशिका द्रव को चारों ओर से घेरे रहती है। ध्यान देना, कोशिका द्रव को चारों ओर से घेरे रहती है। इसके बाद में रंग चित्र आपके बाह्य चोल में कहीं कहीं पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है, जिन्हें रंग चित्र कहते हैं। पराग कोशिका द्रव सघन एवं एवरेज केंद्र पाया जाता है, इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन एक परिपक्व परागकोश द्वि कोशिका संरचना होती है, बाह्य कोशिका और जनन कोशिका। बता दें इसके बारे में आपको, तो ये कैसा होता है, एक परिपक्व परागकण सूक्ष्म गोलाकार एवरेज एवं 25 से 50 व्यास की द्विपरतीय संरचना होती है, जो निम्नलिखित 3 भागों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें बाह्य चोल, अंत्यचोल और रंग चित्र कहते हैं। डालें पहला बाह्य चोल, एक करके अब हम इसका वर्णन कर लेते हैं। पहला है बाह्य चोल, एक्साइन, EXINE, एक्साइन। इसमें देखिए पॉइंट्स देखें, परागकण की बाह्य परत, परागकण की बाह्य परत, बाह्य परत को बाह्य चोल, एक्साइन, बाह्य चोल कहते हैं। परागकण की बाह्य परत को बाह्य चोल कहते हैं। अगर बोले यह मोटी कठोर कांटेदार कैसी होती है, मोटी कठोर कांटेदार, मोटी कठोर कांटेदार और धारीदार आदि अलंकरणों से अलंकृत होती है, आदि से अलंकृत होती है, अलंकृत होती है। आप इसको ऐसे करें, आदि रूप से, आदि रूप से अलंकृत होती है। मतलब विभिन्न प्रकार के अलंकरण पाए जाते हैं, कांटेदार है, धारीदार है, दृढ़ है, मोटी है। अगला पॉइंट लिखें, बाह्य, इसका निर्माण किससे होता है? देखो बाह्य चोल का निर्माण
बाह्य चोल का निर्माण टैपिटम कोशिकाओं द्वारा स्रावित टैपिटम कौन सी कोशिकाएं? टैपिटम या टैपिटम कोशिकाओं द्वारा स्रावित टैपिटम कोशिकाओं द्वारा स्रावित स्पोरो पोलेनिन स्पोरो पोलेनिन स्पोरोपोलेनिन के द्वारा होता है। स्पोरोपोलेनिन के द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? बाह्य चोल का निर्माण टैपिटम कोशिकाओं द्वारा स्रावित स्पोरोपोलेनिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाह्य चोल में उपस्थित इस स्पोरोपोलेनिन के कारण बाह्य चोल कैसी होती है? दृढ़ और दृढ़ और प्रतिरोधी होती है। तो अगला पॉइंट होगा इसमें बाह्य चोल में उपस्थित बाह्य चोल में उपस्थित स्पोरोपोलेनिन के कारण यह दृढ़ एवं प्रतिरोधी होती है। कैसी होती है? दृढ़ एवं प्रतिरोधी होती है। अगला पॉइंट है ध्यान दीजिएगा बेटा, प्रश्न आता है कि परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में संरक्षित रहते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण ही स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण परागकण स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण ही परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में संरक्षित पाए जाते हैं। इस रूप में जीवाश्म के रूप में संरक्षित पाए जाते हैं क्योंकि स्पोरोपोलेनिन का जैविक एवं भौतिक स्पोरोपोलेनिन का जैविक एवं भौतिक अपघटन नहीं होता है। भौतिक अपघटन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं होता है? अब तक कोई भी ज्ञात एंजाइम अम्लीय क्षार इसका अपघटन नहीं कर सका। कितना कठोर पदार्थ होता है ये।
इसलिए परागकण जीवाश्म के रूप में सुरक्षित पाए जाते हैं, जो किस कारण? बाह्य चोल में उपस्थित स्पोरोपोलिन की उपस्थिति के कारण। इसमें अब तक ज्ञात कोई भी अब तक ज्ञात कोई भी अम्ल, क्षार या क्षार या एंजाइम, अम्ल, क्षार या एंजाइम आदि, अम्ल, क्षार या एंजाइम आदि इसे अपघटित नहीं कर सका, इसे अपघटित नहीं कर सका। ये है साहब आपकी बाह्य चोल। क्या आता है? अंतः चोल। चोल दूसरा भाग है इसका अंतःचोल। इन टाइम देखिएगा, परागकण की आंतरिक परत को अंतःचोल कहते हैं। क्या परिभाषा इसकी? परागकण की आंतरिक परत को अंतःचोल अंतःचोल कहते हैं। कैसी है ये? यह पतली झिल्लीनुमा परत होती है। यह पतली एवं लचीली, यह पतली लचीली लचीली एवं झिल्लीनुमा परत होती है। पतली लचीली एवं झिल्लीनुमा परत होती है। पतली झिल्लीनुमा परत होती है। किसकी बनी होती है? पूछा जाता है। यह पैक्टीन एवं सेलुलोज, यह पैक्टीन एवं सेलुलोज प्रकार में पेक्टोसेलुलोज भी कहते हैं इसको। पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। मतलब पूछा जाता है कि परागकण के अंतःचोल रासायनिक रूप से किन पदार्थों की बनी होती है? बैक्टीरियम सेलुलोज की। परागकण की बाह्य चोल किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की। तो देखिए ध्यान से,
सामान्यतः एक परिपक्व पराग कोश में दो कोशिकाएं समाहित होती है। ध्यान देना, हम इसको जो कोशिकाएं जब परिपक्व हो जाएगा, दो कोशिका में कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका आकार में बड़ी सघन छिद्रयुक्त होती है, जबकि जनन कोशिका तर्करूपी छोटी होती है, जो कायिक कोशिका कोशिका द्रव्य में समाहित होती है। तो इसमें हल्का सा लिख लो आप, अंतर जोड़ करके लिखो। देखो, सामान्यतः एक परिपक्व पराग कोश में एक परिपक्व परागकण में, परागकोश नहीं, परिपक्व परागकण में दो कोशिकाएं समाहित होती हैं। दो एवरी कोशिकाएं होती है, दो कोशिकाएं समाहित होती हैं, जिन्हें कायिक कोशिका, वेजिटेटिव शेल और जनन कोशिका जर्म सेल कहते हैं। और जनन कोशिका मतलब कायिक कोशिका और जनन कोशिका कहते हैं। कायिक कोशिका बड़ी खाद्य पदार्थ से परिपूर्ण, कायिक कोशिका बड़ी खाद्य पदार्थों से परिपूर्ण और अनियमित आकार के और अनियमित आकार के कायिक केंद्रक युक्त होती है। अनियमित आकार के कायिक केंद्रक युक्त होती है। जबकि जनन कोशिका जनन कोशिका छोटी सघन जीवद्रव्य युक्त, जबकि जनन कोशिका छोटी कैसे होती है? छोटी और जनन केंद्र युक्त कैसे होती है? छोटी सघन एवं जनन केंद्र युक्त एवं एगुणित केंद्र युक्त, छोटी सघन एवं एगुणित जनन केंद्रक युक्त
या तर्क रूपी होती है, तर्क रूपी होती है, तर्क रूपी होती है जो कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है, जो कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। अगला पॉइंट है कायिक कोशिका अंतःचोल के रूप में पराग अंकुरण के समय पराग अंकुरण के समय पराग नलिका पराग अंकुरण के समय पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। पराग नलिका के रूप में जनन छिद्रों से बाहर निकलती है। ये जनन छिद्रों से बाहर निकलती है। तीसरा जो पॉइंट इसका होता जनन छिद्र। अंतःचोल ये होती है जब परागकण वर्तिकाग्र, ध्यान देना, जब परागण द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वर्तिकाग्र पर शर्करा, बेंजीन, बोरॉन आदि का माध्यम पाया जाता है और ये परागकण उसको अंतःचूषित करते हैं माध्यम को और फूल जाते हैं। और फूलने के बाद में ध्यान देना, जो ये कायिक कोशिका थी, किसकी? परागकण की कायिक कोशिका किसी, ये ध्यान से यहाँ से कायिक कोशिका की जो ये थी, कौन सी? अंतःचोल। ये अंतःचोल खुलेगी तो यहाँ से पराग निकालिए बड़ी होकर के आएगी, पराग निकाल के रूप में। तो कायिक कोशिका अंतःचोल के द्वारा से पराग के माध्यम में निकलती है। अंतःचोल बढ़ती है पराग के द्वारा, इसमें कायिक कोशिका आएगी तो जन्म केंद्र आ जाएगा। यही तो होता है युग्मकोद्भिद अंकुरित, परागकण से होता है अंकुरित होता है, ये आगे बढ़ेगा जो परागकण अंकुरण। अब आता है इसमें जनन छिद्र के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका तीसरा बिंदु था जनन छिद्र। पहली थी बाह्यचोल, अंतःचोल, तीसरा है जनन छिद्र। जर्मपोर, जर्मपोर, जर्मपोर। तो देखिए हमने आपको बताया था बाह्यचोल में कहीं कहीं पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता है और स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता है। ऐसे स्थानों को क्या बोलते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। तो देखो इसमें जनन छिद्र की परिभाषा, तो देखो परागकण की बाह्यचोल में कुछ स्थानों पर परागकण की बाह्यचोल एक्साइट में
स्थानों पर, परागकण की बाह्य चोल में कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। तो ये स्थान या खांच जनन छिद्र कहलाते हैं। तो स्पोरोपोलेनिन जमा होता है, क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहलाते हैं। आगे देखें, पराग अंकुरण के समय, अगर पराग अंकुरण के समय पराग अंकुरण के समय अंतःचोल इन जनन छिद्रों से पराग नलिका के रूप में बाहर आती है। इन जनन छिद्रों से पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। अगर सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों में, की बाह्य चोल में 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री पादपों की बाह्य चोल में केवल 1 जनन छिद्र पाया जाता है। देखिए, सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों की द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों की बाह्य चोल में 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री पादपों के परागकणों की बाह्य चोल में केवल 1 जनन छिद्र पाया जाता है। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों की बाह्य चोल में
3 जन छिद्र पाए जाते हैं, जबकि एक द्विपत्री पादपों के परागकणों की बाह्य चोल में केवल एक जन छिद्र पाया जाता है। यह आपका परिपक्व परागकण की संरचना हो गई। अब इसमें पढ़ेंगे हम अंकुरण। तो इससे पहले पराग स्फुटन, दो तीन पॉइंट है। पराग स्फुटन किसे कहते हैं? एक परिपक्व परागकोश के स्फुटन की क्रिया को पराग स्फुटन कहते हैं। अब कई पादपों में परागकण एक थैलेनुमा संरचना बनाते हैं, जिसे पोलिनियम या परागपिंड कहते हैं। तो आज का टॉपिक आपका समाप्त होता है। कल हम आपको नग्न मकोद्भिद का विकास पढ़ाएंगे।